हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों की चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो सेशन में हमने प्रथम विश्व युद्ध के विभिन्न कारणों के बारे में चर्चा की थी। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। परिणामों की चर्चा करें तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण परिणाम निकला वो राजनीतिक परिणाम है। राजनीतिक परिणामों में सबसे महत्वपूर्ण जो कि विश्व युद्ध चलने के दौरान कई घटनाएं ऐसी हुई कि कई शासकों को अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी। निरंकुश राजतंत्रों का अंत हुआ। पहले विश्व युद्ध से पहले यूरोप के कई देशों में निरंकुश राजतंत्र अर्थात राजाओं का शासन था, लेकिन इस विश्व युद्ध के कारण वहाँ राजाओं का शासन खत्म हो गया। विश्व युद्ध की घटनाओं को पढ़ने के दौरान हमने यह देखा कि रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई और बोल्शेविक क्रांति के द्वारा वहाँ जो जार का शासन था वो खत्म हो गया और उसके स्थान पर साम्यवादी तंत्र की स्थापना हुई। जर्मनी में भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जब जर्मनी की पराजय हुई तो जर्मनी में भी वहाँ पर जो राजवंश था वो खत्म हो गया, जो शासक था उसको बदल दिया गया। ऑस्ट्रिया में भी इसी प्रकार से हुआ और तुर्की जहाँ का ओटोमन साम्राज्य था, जिसका लगभग पूरे मुस्लिम देशों पर राज्य था, उस ओटोमन साम्राज्य को ख़त्म कर दिया गया। जब 1919 में पेरिस में जो संधि हुई, जिनको वर्साई की संधि भी कहा जाता है, यद्यपि और भी बहुत सारी संधियाँ थी, उस संधि में ओटोमन साम्राज्य को ख़त्म करने की बात कही गई थी। साथ ही यूरोप में इन देशों में जो सामंती प्रथा व्याप्त थी उसका भी अंत हुआ और निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र का विकास हुआ। क्योंकि जब विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था तब अमेरिका और हॉलैंड जैसे देशों ने यह दावा किया था कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह युद्ध लड़ रहे हैं। इसलिए स्वाभाविक था कि जब युद्ध खत्म हो जाए तो कुछ देशों में लोकतंत्र की स्थापना की जाए। हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, इन देशों में कुछ लोकतंत्र की स्थापना की गई। पूर्ण लोकतंत्र तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ लोकतांत्रिक या निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं को लागू किया गया। तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिसने ओटोमन साम्राज्य के बाद में तुर्की का शासन संभाला, कमाल पाशा ने भी जनतंत्र की स्थापना की। इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के बाद में लोकतंत्र की जो भावना है वो पूरे विश्व में बढ़ी। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, जहाँ पर छोटी छोटी जातियाँ, जैसे कि विश्व युद्ध के कारणों में हमने देखा कि उनमें अपना अलग से देश बनाने की मांग थी और उस मांग के लिए उन्होंने राष्ट्रीयता का सहारा लिया। जैसे चेक ने चेकोस्लोवाकिया, पोलिश जाति ने पोलैंड। तो इस प्रकार से अलग अलग जाति के लोगों ने अलग अलग धर्म या संप्रदाय या क्षेत्र या वर्ग, इन सब आधार पर अपना देश बनाने की मांग रखी और वहीं से राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ और इससे कई नए राष्ट्रों का भी उदय हुआ, जैसे चेकोस्लोवाकिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया। ये ऐसे देश हैं जो पहले दुनिया के नक्शे पर नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपनी जाति को एक देश के रूप में संगठित करना शुरू किया और नए राज्यों का उदय हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में यूरोप में कई नए वाद या थ्योरी का भी उदय हुआ। सबसे महत्वपूर्ण जो समाजवाद या साम्यवाद की विचारधारा है, जिसको कार्ल मार्क्स ने लगभग 19वीं की शताब्दी के मध्य में सिद्धांत दिया था, लेकिन इसका व्यवहारिक स्वरूप सबसे पहले रूस में लागू किया गया जब 1917 में वहाँ क्रांति हुई। क्रांति में जार को ख़त्म करके वहाँ पर जो शासन स्थापित किया गया था वो समाजवादी शासन था, जिसमें स्वामित्व और संपत्ति के सभी साधनों पर समाज का वर्चस्व था, अधिकार था, न कि व्यक्ति का। वहीं जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का उदय हुआ और इटली में मुसोलिन के नेतृत्व में फांसीवाद का उदय हुआ। जापान में सैन्यवाद का वर्चस्व बढ़ा और ये नाजीवाद, फांसीवाद और सैन्यवाद है, ये अधिनायकवादी सत्ताएं हैं जो स्वयं को निरंकुश शासक के रूप में मानते हुए आगे बढ़ रही थी और मैं ही राज्य हूँ, इस प्रकार का सिद्धांत चल रहा था। तो इस प्रकार के नए वाद भी बने। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि हुई। प्रथम विश्व युद्ध से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की बड़ी शक्ति नहीं थी, यद्यपि उसने बहुत सारे देशों को कर्जा दे रखा था, लेकिन जब युद्ध जीत गया तो अमेरिका का प्रभाव पूरी दुनिया में बढ़ गया। इंग्लैंड और फ्रांस का प्रभाव कम हो गया।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो पेरिस के महलों में जो संधि हुई उसमें शस्त्रीकरण को रोकने की बात कही गई थी, अर्थात निशस्त्रीकरण की बात कही गई थी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी जो देश थे उनमें अविश्वास इतना था कि वो वापस शस्त्रीकरण की दौड़ में शामिल हो गए और नए नए प्रकार के हथियार बनने शुरू हो गए। इस प्रकार से यूरोप और पूरी दुनिया की राजनीति को भी प्रथम विश्व युद्ध ने बहुत प्रभावित किया। आर्थिक परिणामों की चर्चा करें तो इस पूरे युद्ध जो लगभग 4 साल से अधिक समय तक चला उसमें 10 खरब रुपया डायरेक्टली खर्च हुआ। इसके अतिरिक्त जो संपत्तियों का विनाश हुआ उसका कोई हिसाब नहीं है। लोगों की संख्या जो मरे वो बहुत ज़्यादा थे, 80 लाख के आसपास लोग हैं जो उस युद्ध के दौरान मर गए और 2 करोड़ के आसपास लोग हैं वो घायल हुए। यदि प्रतिदिन का आंकड़ा निकालें तो प्रत्येक दिन इस युद्ध के कारण 7,000 व्यक्ति केवल युद्ध में मारे गए। इसके अलावा इस युद्ध के कारण कई देशों में गरीबी और भूखमरी का प्रचार हुआ और इस भूखमरी और गरीबी के कारण विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भी कई सालों तक लोग मरते रहे। तो इस प्रकार से यह आर्थिक विनाश का एक बड़ा कारण बन गया। जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तब दोनों ही पक्षों के ऊपर कुल 8,000 करोड़ का कर्जा था, जो इस 4 वर्ष में बढ़कर के 40,000 करोड़ अर्थात 5 गुना कर्जा इन देशों के ऊपर चढ़ गया था। तो सभी देश ऋणग्रस्त हो गए। तो अपना कर्जा चुकाने के लिए और अपनी ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए उन्होंने मुद्रा का प्रकाशन किया, कागजी नोट छपवाए, अधिकतम नोट छपवाए। जब नोटों की संख्या अधिक हो गई और उत्पादन नहीं हुआ तो उन नोटों की जो कीमत थी, वैल्यू थी, उसमें कमी आ गई, जिसको हम बाज़ार का मूल्य कहते हैं। तो जब बाज़ार का मूल्य कम हो गया तो उन नोटों का उतना महत्व नहीं रहा और मुद्रास्फीति बढ़ी, जिससे लोगों के पास में जो बचत थी वो भी खत्म हो गई। इन सब परिस्थितियों के कारण विश्व युद्ध के समाप्त होने के 10 वर्ष बाद ही पूरे विश्व में एक भयंकर मंदी व्याप्त हो गई, जिसको 1929 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कहा जाता है। उसके पीछे भी इस विश्व युद्ध का हाथ था। इस विश्व युद्ध के कारण में व्यापार विश्व युद्ध के दौरान तो बहुत बढ़ा, लेकिन व्यापार का जो पैटर्न था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। यहाँ पर व्यापारिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। व्यापारिक राष्ट्रवाद क्या होता है कि प्रत्येक देश ये चाहता है कि हमारा सामान पहले तो हमारे सैनिकों के काम आए, उसके बाद बचे तो हमारे नागरिकों के काम आए और फिर बेचे तो केवल हम बेचें। यदि मार्केट विश्व में कहीं उपलब्ध है तो केवल हमारे लिए होना चाहिए। तो पहले तो उन्होंने आयातों पर प्रतिबंध लगाए और निर्यातों को बढ़ावा देने का प्रयास किया। तो सभी देशों ने पुनः संरक्षणवादी नीतियों को अपना लिया। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बहुत ही नुकसान हुआ। लेकिन अमेरिका, जापान और लैटिन अमेरिका का प्रभाव बहुत बढ़ा, क्योंकि ये विश्व युद्ध में बाद में शामिल हुए और इनकी भूमिका सीमित थी। इसलिए जब युद्ध लड़ा जा रहा था तब इन्होंने अपने उत्पादन बढ़ाने पर अधिक बल दिया, इसलिए इनकी व्यापार में भूमिका बढ़ गई। विश्व युद्ध के सामाजिक कारणों की चर्चा करें तो अल्पसंख्यकों की समस्या के समाधान का प्रयत्न किया गया, क्योंकि विश्व युद्ध से पहले भी कहा गया था कि हम इस विश्व युद्ध को अल्पसंख्यकों के समस्या के हल के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि विभिन्न छोटी छोटी जातियां थी जो अपने को स्वतंत्र देखना चाहती थी। तो उन्होंने इसका प्रयास किया कि हमारी भाषा, धर्म और संस्कृति की रक्षा हो। तो जब पेरिस में सम्मेलन हुआ, जब वहाँ पर संधियाँ की जाने लगी, तब यह प्रयास किया गया कि धर्म और संस्कृति की रक्षा की गारंटी दी जाए। लेकिन फिर भी राष्ट्रों के आपस में स्वार्थ इतने गुम्फित थे कि कोई भी एक समस्या का समाधान नहीं निकल सका। प्रथम विश्व युद्ध ने स्त्रियों की स्थिति में भी सुधार किया, क्योंकि पुरुष युद्ध क्षेत्र के लिए जब बाहर गए तो पीछे उत्पादन में, कारखानों में महिलाओं को लगा दिया गया, खेतों में महिलाओं को लगाया, तो महिलाएं पहली बार घर से बाहर निकली। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद महिलाओं को मताधिकार का भी अधिकार मिला। उससे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। महिलाओं के रहन सहन, पहनने, खाने पीने और उनकी शिक्षा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर परिवर्तन आए और महिलाओं की स्थिति में सुधार आया। यद्यपि यह भी एक तथ्य है कि महिलाएं जो घर से बाहर निकली, जिन्होंने कारखानों में काम किया, उनकी कार्य दशाएं इतनी खराब थी कि उनके स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक असर पड़ा। सामाजिक परिणामों में नस्लों की समानता भी एक शामिल है, जहाँ पर विश्व युद्ध से पहले श्रेष्ठ जाति का भाव जो था वो श्वेत लोग अपने को श्रेष्ठ मानते थे, लेकिन जब विश्व युद्ध हुआ तो एशिया और अफ्रीका के कई लोगों ने यूरोप के लोगों के इस युद्ध में मदद की। तो जब साथ में एक ही उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे तो उनमें नस्लीय जो भाव है वो कम हुआ। विश्व युद्ध के बाद में कई वैश्विक संस्थाओं का विकास हुआ,
जब देशों ने यह महसूस किया कि एक वैश्विक संस्था के अभाव में हम ऐसा युद्ध लड़ रहे हैं। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद ही एक राष्ट्र संघ नामक संघ की स्थापना हुई और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के सुधार और उनकी मांगों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की भी स्थापना की। राष्ट्र संघ तो ये 20 साल के बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध को रोक नहीं सका तो खत्म हो गया, उसकी जगह पर संयुक्त राष्ट्र संघ बना, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ अभी भी कायम है। तो अब लगभग इसको 100 वर्ष से अधिक हो गया जब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ काम कर रहा है। तो इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध ने विश्व के अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग प्रकार से प्रभावित किया। भारत पर भी इसका बहुत सारा असर पड़ा। यह चर्चा अगले वर्ष हम करेंगे। आज की वीडियो सेशन में इतना ही। थैंक यू।